वेलकम बैक। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हो रही है कहानी कुर्सी की में, और इस वक्त जो सबसे बड़ी जंग है वो रूस और यूक्रेन की जंग है। और इस जंग को सुलझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भरदम प्रयास कर लिया है। जितनी कोशिशें वो कर सकते थे, अलास्का मीट से लेकर जितनी आपसी बातचीत कर सकते थे, वो चाहे पुतिन से हो चाहे जेलेंस्की से इंडिविजुअल हो, वो कर चुके हैं। लेकिन ये जंग खत्म नहीं हो रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि जेलेंस्की एक दावा कर रहे हैं कि शांति समझौता तैयार हो चुका है। 90% तक बात बन चुकी है, लेकिन 90% तक बनी हुई बात तो तब पूरी होगी जब उस पर रूस की भी सहमति होगी। रूस से ही तो सहमति नहीं बन पा रही है। तो इस वक्त जेलेंस्की क्या कह रहे हैं वो सुनना इंपॉर्टेंट है। पहले आप उन्हें सुने और फिर हम रूस का भी पक्ष आपको दिखाएंगे। Ростем кожного дня на зв'язку з американською командою та нашими партнерами в Європі. Вчора, сьогодні ми готуємо формат. Ми готуємо важливі зустрічі. 3 січня – зустріч радників з питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс 90% तक बात बन गई है, तो क्या जंग रुक जाएगी? राहुल जी, क्या जंग रुक जाएगी? क्या जंग रुकने के आसार है? अभी पहले ये तय हो जाए कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने की कोशिश की कि नहीं की। उनके घर पे हमला जो है वो जेलेंस्की ने करवाया नहीं करवाया, तो ये सारी बातें भी तय करनी है। और दूसरा, ये जेलेंस्की का कहना है वो डीमिलिटराइज जोन बनाना चाहते हैं दोनबास में। और दूसरा, वो ये गारंटीज जो अमेरिका से और यूरोप से चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटीज, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन क्या रूस ये सब मानेगा? डीमिलिटराइज जोन मानेगा? जो इलाके उसने जीत लिए हैं या जो इलाकों पे उसका कब्जा हो गया हुआ है, क्या वो पीछे हटेगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ रूस दे सकता है और सिर्फ पुतिन दे सकते हैं। और ऐसे में इतने सारे लाखों सैनिक मरवा के क्या रूस उन इलाकों को छोड़ देगा? तो ये बड़ी बातें हैं जिन पर तय होनी चीज़ें बाकी है। बाकी तो जेलेंस्की तो अभी बैकफुट पे हैं, क्योंकि उनको ये रूस बार बार कह रहा है कि हम अभी नहीं तो कभी तो तुम्हारा देश जीत ही लेंगे। ये सारी बातें हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये रिजॉल्व होने की कागार पे चीज़ें पहुंचेगी। अभी रूस का पूरा जो समर्थन है वो मिलना बाकी है कि रूस इस पे सहमत हो। व्लादिमीर पुतिन का ही रिसेंट स्टेटमेंट है जो उन्होंने नववर्ष का संदेश दिया। उन्होंने यही कहा कि भले ही इस जंग को लड़ने में हमें 1 साल और लगा दे, लेकिन जीत तो होगी रूस की ही। तो पहले से ही आप जान रहे हैं कि आपकी दादागिरी है उस इलाके में, आपके पास ताकत ज्यादा है। झुकना ये तो जेलेंस्की को तय करना है कि वो कितने दिन और ये युद्ध चला सकते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं ये आपको बताऊं कि कहते हैं कि लंदन डिक्लेरेशन जब हुआ था तो 1991 में, तो ये कहा गया था कि शायद शीत युद्ध का अंत हो गया। लेकिन उसके बाद ये ठीक है कि रूस सोवियत संघ के एक छोटे से भाग के रूप में, रूस एक राज्य के रूप में उसका उदय हुआ। लेकिन कहते हैं कि नव शीत युद्ध की जो बीज है ना, वो उसी दिन बो दी गई थी। और आपने उसको बाद में देखा होगा कि जो यूरोपियन यूनियन या खास करके यूरोपियन का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन था, उसके खिलाफ पुतिन हमेशा से रहे हैं। और रूस हमेशा चाहेगा कि जो प्रतिष्ठा यूएसएसआर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुआ करती थी वो उसको प्राप्त कर ले। दूसरी ओर ये हमेशा नेटो का ये ध्यान हमेशा रहता है कि वो जितने ईस्टवर्ड जितना जा सके वो जा सके, जितनी वहाँ मिलिट्री बेसेस बन सके वो बन जाएं। और मुझे लगता है जेलेंस्की इसी चीज़ पर खेल रहे थे कि शायद जब भी ऐसी बात आएगी तो रूस को पीछे करने में पूरा का पूरा नेटो, पूरा का पूरा यूरोप उनके साथ हो जाएगा, जो काफ़ी हद तक हुआ भी। लेकिन जिस तरीके से जब तक वो डॉनबास वाला इलाका है, जब तक कि जो रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं वो पूरे इसके नियंत्रण में रूस में नहीं आएगा। रूस को बहुत एडवांटेज है। डिसएडवांटेज जेलेंस्की के पास है कि धीरे धीरे एक वॉर फैटीग भी हो जाता है। उस वॉर फैटीग में वॉर को सस्टेन करना जेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आप वो कह रहे हैं कि भाई 90% तक तो हम मान ही गए हैं, थोड़ी बहुत 10%। और ये एक जो आर्ग्यूमेंट है वो एक डिफीटेड लीडर का आर्ग्यूमेंट होता है कि 90% ठीक है। तो जैसे बचपन में लोग कहते हैं ना, अच्छा ये सब तो ठीक है, थोड़ा सा ये भी कर दो, तो वो लास्ट मिनट बार्गेनिंग है। पर मुझे लगता है कि रूस विल गो इन फॉर द किल, और रूस विल हमेशा ये कोशिश करेगा कि जितना से ज़्यादा उस डॉनबास पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर ले। 28 से अब ये 20 पर आ गए हैं घट के। अगर आप देखेंगे जेलेंस्की के 28 जो मुद्दे थे वो घट के 20 पर आ गए, और 20 से भी अब घटते जा रहे हैं।
तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि युद्ध अभी रूस की तरफ से तो खत्म होने का कोई मुझे अंदेशा नहीं लग रहा। जनवरी 2026 का ये पहला महीना पीस की कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? अभी जिस तरीके से पुतिन के घर पर जो हमला हुआ था और जिसके सबूत अभी अमेरिका को रूस ने सौंपे हैं, और अब ट्रंप का जो बयान आया है कि भाई लड़ाई में इस तरीके से पुतिन के घर पर हमला होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इससे बहुत नाराज हूँ जेलेंस्की से। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी जो शांति वार्ता थी उसको एक बड़ा धक्का लगा जिस तरीके से रूस ने उसके गंभीरता से लिया है पुतिन के घर पर हमले को लेके। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है जेलेंस्की के साथ कि रूस जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। 20 से 22% जमीन रूस कह रहा है कि मुझे चाहिए, और जेलेंस्की कैसे दे दे? जिस जमीन बचाने के लिए वो लड़ा है वो कैसे झटके में कह देगा कि हाँ 20-22% आप मेरी जमीन ले लो? जेलेंस्की को अपने देश की जनता को भी जवाब देना और जेलेंस्की को उसके बाद अपने देश में रहना भी है। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई आप 60 डेज का सीज फायर कीजिए, मैं अपने देश के अंदर रेफरेंडम करवाता हूँ, देश में बात करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे देश की जनता क्या चाहती है। पुतिन उसके लिए तैयार नहीं है और मुझे लग रहा है कि अब जेलेंस्की के लिए बहुत ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं है। उन्हें जो रूस का जो प्रस्ताव है वो मानना पड़ेगा। रूस जमीन किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला है और पुतिन ने तो बहुत स्पष्ट कह दिया कि मुझे कोई जल्दी नहीं है युद्ध खत्म करने की, मैं आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा टारगेट है मैं ले लूंगा और आज नहीं तो कल मुझे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा मेरे पास आने वाला है। अब ये तय जेलेंस्की को करना है, ये तय अमेरिका को करना है और ये उन लोगों को तय करना है जो जेलेंस्की के पीछे खड़े हैं। आप और जेलेंस्की को कहां खड़े होकर इस युद्ध को देख रहे हैं, सब उसी आधार पर तय होता है। अगर आप रशिया की तरफ से खड़े होकर इस युद्ध को देख रहे हैं तो ये समझ में आता है इस युद्ध के खत्म होने की एक ही संभावना है अगर जेलेंस्की पूर्णतः सरेंडर कर देते हैं। और जेलेंस्की की तरफ खड़े होकर अगर देखें तो उन्होंने सिर्फ खोया ही खोया है, उन्होंने हासिल कुछ नहीं किया है। अब जितना ये लंबा इस युद्ध को लेते चले जाएंगे उतनी ज्यादा दुर्गति यूक्रेन की होती चली जाएगी, क्योंकि अमेरिका तो अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुका है। वो दिखा जरूर रहा है कि वो यूक्रेन के साथ है, लेकिन ताकत तो रूस के ही पास है। अच्छा, एक फ्रंट की और हम बात कर लेते हैं, वॉर का एक और फ्रंट, ताइवान। जी हाँ, ये एक नया फ्रंट है जो ताइवान और चीन के बीच में खुलने जा रहा है। ताइवान और चीन के बीच में लगातार तनातनी का माहौल बना हुआ है। चीन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि ताइवान और चीन एक होकर रहेंगे, ये विलय तो होकर रहेगा। ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इस बीच ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका भी खड़ा हो गया है। अमेरिका का कहना यह है कि ताकत का इस्तेमाल कर हालात को बदलने की कोशिश ना करे चीन। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। यूक्रेन और रूस के बीच में भी जब जंग की परिस्थितियां बनी हुई थी तब उनको एकदम आगे बढ़ा दिया, जंग में झोंक दिया, और फिर आज अमेरिका कहां खड़ा हुआ है? मध्यस्थता कराने के लिए। अब वो ताइवान को इसी तरह से उकसा रहा है कि आप चीन के साथ लड़ाई में जाना है जाओ, हम आपके साथ पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ताइवान को समझना चाहिए। आप कल भी हम शायद इस पर चर्चा कर रहे थे कि ताइवान को यूक्रेन से एक सबक लेना चाहिए कि अमेरिका ने वहाँ पर खड़े होकर और जिस तरह से सपोर्ट किया और आज वो पीछे हट गए। उनकी तो अपना इंटरेस्ट होता है डिफेंस डील्स का, कि लड़ाई होती रहे तो हथियार भी बिकते रहेंगे। और ये और है कि अभी आपने पहले वाली जंग का जिक्र किया, यूक्रेन का और रूस का। जी सर। उसको ख़त्म होने से पहले शायद ये जंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। चीन और ताइवान की, क्योंकि चीन जो है पूरी तरह से उसने ताइवान को घेर लिया है और वो उसको लग रहा है कि शायद ये सबसे सही मौका है जिस पर ये काम किया जाए। और रूस भी उनके साथ खड़ा हुआ है। तो हालांकि रूस को तो अभी खुद के मामले सुलझाने हैं और ताइवान जो है पूरी तरह से घिरा हुआ, और अमेरिका के सपोर्ट के भरोसे अगर वो लड़ना चाहता है तो फिर वो गलती ही करेगा, फिर किसी दिन होगा। ये नहीं है कि ये युद्ध एक दिन में खत्म हो जाएगा। हम लोग रूस के वक्त भी ये समझ रहे थे कि यूक्रेन को तो वो एक दिन में ख़त्म कर देगा। यूक्रेन को इस तरह से नहीं देखना चाहिए, उसने बल्कि 3 साल तक इस युद्ध को चलाया है। तो रूस की जो ताकत थी उसको भी चैलेंज उन्होंने किया है। लेकिन जब आज जेलेंस्की कह रहे हैं कि 90% मामला हो गया, तो क्या वो सरेंडर करने के लिए तैयार है? इस भूमिका में वो आ रहे हैं। और 10% मतलब ये फैसला तो रूस को ही करना है कि किस तरह से ये युद्ध खत्म होगा नहीं होगा। और जब रूस को ये लग रहा है कि वो इस स्थिति में आ गया है तो वो जल्दी क्यों खत्म करेगा? जितनी चीज़ें हैं कब्जे में ली जा सकती है, जितना फ़ायदा वो उठा सकता है वो सारा काम वो करेगा। तो रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो उससे पहले चीन और ताइवान के बीच में जंग शुरू ना हो जाए, इस बात की आशंका ज़्यादा बन गई है। और ताइवान को यदि युद्ध करना है तो चीन के पर विजय जी, ताइवान जहां तक सवाल है, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा आप ये समझिए कि ताइवान जिसको आप पहले फॉर्मोसा कहते थे, ताइवान क्रिएशन किसका है? अगर आपको याद हो तो जब चियांग काई शेक
चीन से भागकर गए, फॉर्मोसा का रिकॉग्निशन जो है ताइवान के रूप में अमेरिका ने किया। और अमेरिका हमेशा से शीत युद्ध के दौरान 1971 तक, जहां तक मुझे याद है, 1971 में जाके पहली बार चीन को रिकॉग्निशन मिला था। जहां तक चीन और ताइवान का सवाल है, चीन हमेशा से ये कहता रहा है, वन चाइना पॉलिसी जिसको कहते हैं, वन चाइना प्रिंसिपल पर हमेशा से चीन रहा है। और उसमें सिर्फ ताइवान ही नहीं, हांगकांग को वापस लेने में भी उसकी यही एक सिद्धांत काम भी आई थी। और वो चाइना जितना जैसे जैसे वो मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे वो इस पर एग्रेसिव होता जा रहा है। कई दफे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी आप देखते हैं कि चीन का इशारा होता है। तो कोशिश इसलिए, जो बड़े पावर्स हैं, जो मेजर पावर्स हैं, जो इंटरवीनिंग पॉलिसी बनाते हैं, और वो जब इंटरवीन करते हैं, वो करते भी इसीलिए हैं ताकि उस क्षेत्र में उनका प्रभुत्व रहे। याद रखिए कि ये जो पूरा इलाका है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहते हैं। और अमेरिका हमेशा चाहेगा कि पैसिफिक में उसका प्रभुत्व हो, और उस प्रभुत्व के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे देशों पर अपने नियंत्रण करेगा या देशों पर अपनी बेसेस बनाएगा जहां से उसको इस चीन को नियंत्रण करने के लिए काफी मदद मिले। उसमें पाकिस्तान भी आ सकता, एक क्षेत्र हो सकता है उसमें। मेरे ख्याल से ताइवान भी वही है, चाइना भी एग्रेसिव पोस्चरिंग में। बड़ा सवाल ये है कि क्या ताइवान को लेकर जो अमेरिका है वो चीन से युद्ध लड़ेगा? ये बड़ी युद्ध तो अभी ये बड़ी बात है कि वहां पर अपने युद्धपोत भेजना, वहां पर अपने सैनिकों को मरवाना, क्या ये अमेरिका इस वक्त कर सकता है? ये बड़ी करना चाहता तो वो यूक्रेन के लिए कर लेता। नहीं, यूक्रेन के लिए कर सकता था, उसके लिए भाई उसके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज तो मतलब रशिया भी है। तो देखिए, इस वक्त मुझे नहीं लगता अमेरिका इस मूड में है या उसकी जनता इस मूड में है कि वो अपने सैनिकों के जरिए कहीं पे जाके युद्ध लड़े। अमेरिका वेनेजुएला में लड़ने की तैयारी कर लेता है, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर इराक पर बम्बार्डिंग करने की तैयारी कर लेता है, लेकिन अमेरिका वहां जाने की तैयारी नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका एक जंग जरूर लड़ रहा है। एक बात राहुल जी, और ईरान में चीन और किसी और देश में राहुल जी हमेशा याद रखिए, एकदम पंच लाइन में बताता हूं, ये मेरी अपनी समझ है। इकोनॉमिक पावर्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर्स। आप बिना मिलिट्री पावर के तो नहीं हो सकते। इसलिए अमेरिका हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो अपने मिलिट्री वर्चस्व को बनाए रखे। क्या वो चीन से लड़के बना रखेगा? क्यों नहीं लड़ सकता? अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स जो हैं, क्या अमेरिका चीन से लड़ा नहीं है? अपनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर अमेरिका चाइना से लड़ा तो मुंह की खाएगा। पेंटागन की रिपोर्ट है ये, पेंटागन की रिपोर्ट्स हैं ये पेंटागन की रिपोर्ट है, बिल्कुल ये जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए। डिफेंस पावर है वो रूस से मल्टीपल टाइम्स में है। सर, अब आज भी अमेरिका की डिफेंस मैं ये कह रही हूँ, ये पेंटागन की रिपोर्ट की जानकारी दर्शकों के पास होनी चाहिए कि पेंटागन ने खुद ने एक रिपोर्ट उसकी तैयार हुई और उसमें ये कहा गया कि अगर अमेरिका, हाँ वो जारी तो नहीं करेंगे सर, लीक हुई है कि अगर अमेरिका और चीन युद्ध की परिस्थिति में गए तो चीन हावी रहेगा, चीन ताकतवर साबित होगा। ऐसे में क्या 26 में ताइवान और चीन की लड़ाई में अमेरिका कूदना चाहेगा? नहीं, आप एक सिंपल गूगल सर्च करें, आप ये देखें कि अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग और चीन की डिफेंस स्पेंडिंग में आज भी कितना आप अमेरिका और चीन के बीच में वैसे बता दूं, नेवल पावर में बीच में इस वक्त लड़ेंगे, चीन जो है अमेरिका सबसे ज्यादा थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ेंगे। रूस चीन का साथ देगा, बाकी ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका के साथ जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच नहीं रहने वाली है। भारत हमेशा से इसलिए ये कहता आया है कि ये युद्ध का समय है ही नहीं, तो जब युद्ध का समय नहीं है, ऐसे में एक और युद्ध इस दुनिया के ऊपर थोप दी जाए, ऐसी परिस्थिति ना बने, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं। इधर अमेरिका ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पिछले 2 दिनों में 5 बोट्स को हिट करने का वीडियो जारी किया गया है। इसमें 8 तस्करों के मारे जाने की खबर है। कई लोग हमले के बाद समंदर में कूद गए, जो शायद बच गए हों। फिलहाल ये भी खुलासा नहीं किया गया ये हमले किस रीजन में किए गए हैं, ये भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अमेरिकी हमले के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेरिका ने कैरेबियन सी और पूर्वी प्रशांत महासागर में ऐसे ही टारगेट हिट किए थे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ड्रग तस्करों के विरुद्ध अमेरिका का ये जो युद्ध है वो चल रहा है। राहुल जी, ये 5 स्मगलिंग बोट हिट हुई हैं 24 घंटे के अंदर। अब अमेरिका जो है वो वेनेजुएला जो है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है, और वेनेजुएला बार बार ये कहता है कि ये बोट्स जो हैं वो ड्रग्स वाली बोट नहीं है, लेकिन वो करता है, वो वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स को रोकने की कोशिश करता है या रोक देता है। तो इस तरह की ये जो बातें चल रही है उसकी इकोनॉमी को लेकर, वहाँ पर वो सत्ता परिवर्तन चाहता है, और ऐसे में अमेरिका सारी अपनी फोर्स यूज़ करके हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। और ये जो
आप बोर्ड्स पे अटैक देख रहे हैं या बाकी सब चीज़ों पे अटैक देख रहे हैं, ये उसी स्ट्रेटेजी और उसी दबाव का एक पार्ट है। तो वहाँ पर ऑयल का इतना बड़ा जो स्टॉक है वो ट्रंप साहब को इतना अट्रैक्ट करता है कि वो कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे वहाँ पर। वो सत्ता परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की कोशिश में तो लगातार लगे हुए, इसलिए ये सब तो छोटे एक्सक्यूजेज है जिस पर वो चल रहा है काम। लेकिन अमेरिका की नज़र वेनेजुएला पर है और वहाँ पर भी वो कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। ठीक सर। दुनिया में एक सत्ता और खबर है परिवर्तन कर सर, रहे हैं और खुद का सत्ता में कैसे बने रहे, तीसरी बात उसमें संविधान संशोधन कैसे हो सकता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं ट्रंप साहब। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है सर। नए साल में इटली को ट्रंप ने बड़ा तोहफा दिया है। ट्रंप ने इटालियन पास्ता पर लगने वाले टैरिफ 91% से घटाकर सीधे 2% कर दिया है। बताया जा रहा है कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को नए साल की बधाई देने के लिए कॉल किया था। दोनों के बीच में काफी देर तक बात भी हुई। इस दौरान मेलोनी ने ट्रंप से टैरिफ कम करने के लिए कहा। ट्रंप ने भी 2 घंटे के भीतर बिना शर्त टैरिफ को 91% से घटाकर 2% कर दिया। यानी कि टैरिफ अच्छा ऐसे भी बातचीत करते ही सीधा 91 से 2% भी हो जाता है सर विजय जी? ये तो ट्रंप साहब राजा है ना। इटालियन ट्रंप पास्ता। साहब बिना वजह 50% टैरिफ लगा सकते हैं भारत पर और कहीं पर 91 से 89% कर सकते हैं। वो टैरिफ पॉलिसी के तहत ही सारे देश को चला रहे हैं और उन्होंने तो कहा है कि जो एक ताकत अमेरिका को मिली है वो टैरिफ को कैसे बेहतर इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं, उस पर वो उनका काम चल रहा है। और ट्रंप साहब को बहुत उस तरह से लेना चाहिए कि वो कहाँ पर क्या करेंगे उस पर बहुत तय तरीके से आप नहीं बता सकते। कोई पैटर्न नहीं दिखता, कोई पैटर्न उनका नहीं दिखता। लेकिन बादशाहों का ऐसे ही होता है, बादशाहत बादशाहत जो है या सनक जो है जिसे बादशाह तो का हो सकता है ट्रंप को पास्ता पसंद हो। ट्रंप को पास्ता पसंद है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि इससे इटली के प्रधानमंत्री को बड़ी खुशी मिली होगी। एक फोन कॉल ने अगर इतना बड़ा कमाल कर दिया तो कमाल है। अच्छा, एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आ रही है, जहां जुमे की नमाज के दौरान आज भारी भीड़ इकट्ठा हुई। जुमे की नमाज में हुमायूं कबीर भी शामिल थे। इस दौरान लोगों ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा भी दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ऐसा दांव खेला जो केवल एक मस्जिद निर्माण की बात तक ही सीमित नहीं है। संख्या बल यानी कि डेमोग्राफी की ताकत दिखाने का भी एक खुला संदेश है। जितना दिन दियोगी, या बाबरी मस्जिद बनेगी, हॉस्पिटल बनेगी, यूनिवर्सिटी बनेगी, जो जो मानव हित के लिए बनेगी, मनुष्य के काम के लिए बनेगी, तो आदमी को काम के लिए बनेगी। कोई जाति भेद नहीं होगी, या सब लोग को आने का सुविधा मिलने का होगी। या कोई असुस्थ होगी, कोई जो जाति हो तो का सुस्थता के लिए इलाज मिलेगी। वो जो यहाँ जो आ रहा है, सब जाति का लोग यहाँ सामान लेके आ रहा है। साल 2026 का आज पहला जुमा है। क्या नया क्यूआर कोड आ गया हुमायूं कबीर का? देखिए, हुमायूं कबीर लगातार इस कोशिश में है कि मुर्शिदाबाद में किस तरीके से वो वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं और कैसे मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से तोड़कर अपने साथ कर सकते हैं। और लगातार उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उन्होंने कहा है कि भाई 90 से 100 सीटों पर मैं अपने कैंडिडेट खड़े करने वाला हूँ। और वो जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए एक संकट खड़े हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस मुस्लिम वोट पर अपना एक अधिकार मानती थी, निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हुमायूं कबीर को सपोर्ट मिल रहा है, आप देखिए लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लाखों रुपए का चंदा दिया जा रहा है, ईंट वहां लोकर आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए संकट है। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद ने ही उनको तैयार किया है। हुमायूं कबीर को पहले पार्टी में लिया, फिर निकाला, वो फिर पार्टी में लौट कर आए। लगातार उनका पिछला इतिहास ऐसा ही रहा है। अब हुमायूं कबीर को आपने पाला तो आज ममता बनर्जी के लिए उन्होंने संकट खड़ा कर दिया है। चुनाव तक मुझे लगता है ये चलने वाला है और ममता बनर्जी के लिए हुमायूं कबीर एक बड़ा वोट बैंक काटने की स्थिति में रहेंगे। कहा जा रहा है कि वो ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेंगे, कहा यह भी जा रहा है कि वो किसी और पार्टी के साथ भी गठबंधन करेंगे। बेसिकली उनका पूरा फोकस मुस्लिम राजनीति के ऊपर है। अब वो कितने सीटों पर नुकसान पहुंचा पाते हैं, कितना वोट लेकर जाते हैं, ये चुनाव पर तय होगा। फिलहाल ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा कि हुमायूं कबीर से कैसे निपटा जाए। क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्या उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाए। ममता बनर्जी के लिए संकट का समय है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ कानून के अंतर्गत ही तो कर रहे हैं। लेकिन आपका इस पे टेक क्या है? ममता बनर्जी के लिए मुश्किल, मतलब मेरा ये समझ में ये तो जरूर आ रहा है कि ये जो भी पोलराइजेशन की एक कवायद है
वो कवायद इस प्रकार की जा रही है ताकि जो मुर्शिदाबाद वाले इलाके में जो जैसा वो कह भी रहे हैं कि डेमोग्राफिक पैटर्न्स काफ़ी चेंज हो गए हैं और वो उस पर वो अपने जोर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पीछे के चुनाव से अगर आप कुछ ट्रेंड्स निकाल के देखेंगे तो जो मुस्लिम मतदाता होता है वो मुस्लिम मतदाता लास्ट मोमेंट पे जाके अपने वोट को इकट्ठा करके एक तरफ पोर करता है, एक तरफ जाकर कहीं डालता है। तो ये अभी आरंभिक 100 अभी मतलब 100 से कम दिन है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आरंभिक बिहार दिन में है। ऐसा हुआ नहीं सर, बिहार में ओबीसी 5 सीटें जीता है फिर से। नहीं, पर पिछली बार जब ओबीसी वहां लड़े थे तो वहां ज्यादा प्रभाव ओबीसी का था। इस बार ओबीसी सीटें जीते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि पिछले बिहार के चुनाव के बाद जब बंगाल का चुनाव हुआ था तो ओवैसी वहां बहुत बड़ी भूमिका नहीं निर्वहन कर पाए थे। तो ये आरंभिक दिन है, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कमेंट सर, क्या लगता है ममता बनर्जी इस बाधा को भी पार कर जाएंगी या मुझे फंसेंगी? लगता है कि ये जो है हुमायूं कबीर जो है वो मुर्शिदाबाद से आगे कहीं कुछ निकल पाएंगे और पूरा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हुमायूं कबीर की वजह से होगा ऐसा नहीं है। हारना जीतना तो कौन जीत रहा है। और अभी तो मुझे ये भी नहीं समझ रहा कि कुछ दिनों बाद ये पता पड़े कि वो भी वहीं पर पहुंच गए ममता बनर्जी के पास, क्योंकि एक मुस्लिम वोट को कंसंट्रेट करने का काम हो रहा है ना। जी जी जी। अभी बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कहा जा करना सकता क्या कि होगा, ये बस थोड़ा सा फंड ही तो देना होगा। नहीं, फंड नहीं देना चाहिए, नहीं घर एक साथ। अमित शाह जी वॉच कर रहे होंगे इनको और पीछे पीछे से उनको समर्थन देना चाहिए इनको, उन्हें ताकि देना चाहिए। मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होंगे तो बीजेपी का फायदा। ठीक है, अब देना क्या चाहिए या दे रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मुस्लिम देना वोट चाहिए, डिवाइड आपकी होगा? जानकारी है। क्या ममता बनर्जी का कोर वोट डिवाइड होगा या ममता बनर्जी ने इसकी भी कार्ड ढूंढ ली है? इस पर तो हमारी नजर सबकी बनी ही रहेगी। लेकिन आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही।